धन्यवाद। बहुत सारी तकनीकी परेशानियों के बाद अंततः मैं सफल हुई हूँ गोंडवाना दर्शन के लाइव फेसबुक में आने के लिए। भारत ही नहीं, मैं पूरे विश्व के लगभग 90 देशों में रहने वाले 476.7 मिलियन देशज इंडिजिनस लोगों को 26वें विश्व आदिवासी दिवस की बधाई और हार्दिक शुभकामना देती हूँ। मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि तमाम देशों के आदिवासी जो अपने जंगल, जमीन, परंपरा, संस्कृति, भाषा और अपनी पारंपरिक व्यवस्था की रक्षा के लिए जो लड़ रहे हैं और सपने देख रहे हैं, वो सपने आने वाले दशक में पूरा हों। इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात प्रारंभ करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गोंडवाना दर्शन को धन्यवाद देती हूँ और उषा किरण आतराम मैडम को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे 15 दिन पहले ही कहा था कि 9 अगस्त के लिए अपने समय खाली रखना और 9 अगस्त को गोंडवाना दर्शन के लाइव में हमारे लिए समय देना। उषा किरण दीदी के साथ में बहुत पुराने रिश्ते हैं हमारे। हम ऑल इंडिया ट्राइबल लिटरेरी फोरम में एक साथ काम कर रहे थे और तब से सुनहेर सिंह ताराम आज हमारे बीच नहीं है। इतने विद्वान व्यक्ति वो चले गए हमारे बीच से, और उषा किरण आतराम, उनसे दिल्ली में ऑल इंडिया ट्राइबल लिटरेरी फोरम के कार्यालय में हमेशा मुलाकात हुई और विचारों का आदान प्रदान होता रहा और हम लोग एक दूसरे को समझते रहे और लड़ाइयों में साहित्य, आदिवासी साहित्य के विकास की जो हमारे लगभग 15 सालों की जो यात्रा है उसमें हम दोनों साझीदार रहे हैं। और इसी कारण से मैं उषा दीदी के आग्रह को ठुकरा नहीं सकी। आज विश्व आदिवासी दिवस ये 26वां साल है और बहुत देर से ही सही आदिवासी अपने अधिकारों और विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए अब जागृत हुए हैं और आज के दिन को एक खास दिन मानकर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभ्यता ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। संस्कृति, एक नई संस्कृति इस देश में आदिवासियों ने दिया है कि कैसे अपने को सेलिब्रेट करना चाहिए। आदिवासी आज अपने को सेलिब्रेट कर रहा है। ये एक नई संस्कृति, एक नई सभ्यता हमें देखने को मिल रही है। मैं इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिसमें कई मैकेनिज्म बनाए हैं और उस मैकेनिज्म में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज, एक्सपर्ट मैकेनिज्म ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, स्पेशल रैपोर्टियर, ये 3 ऐसे मैकेनिज्म हैं जहां आदिवासी विश्व मंच पर अपनी बात रख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर अपनी बात रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम विश्व आदिवासी दिवस को रस्मी तौर पे ना मनाएं। हम ये देखें कि हमारे वास्तव में कहाँ-कहाँ संविधान में हमारी रक्षा के लिए, हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान में लगभग 23 से ज्यादा अनुच्छेद हैं जो आदिवासियों के कल्याण और उनके उत्थान को लेकर सुनिश्चित किए गए हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ-साथ संविधान सभा में मारांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा जी हुआ करते थे। उन्होंने 1946 में 13 दिसंबर 1946 और 18 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा में आदिवासियों के अधिकारों के लिए जो भाषण किए हैं वो अद्भुत हैं। वो एकदम से अमूल्य हैं और आदिवासी जीवन दर्शन से ओत-प्रोत से भरे हैं। उन विचारों को और उनके भाषणों को जरूर पढ़ना चाहिए कि उन्होंने कैसा सपना देखा था हमारे देश को बनाने के लिए और आदिवासी भारत में आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति, भाषा, जंगल, जमीन और जज्बात की रक्षा करने के लिए। मुझे लगता है कि आज आदिवासी समाज का एक बड़ा तबका इन बातों से अनभिज्ञ होगा कि मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा कौन थे। आज उनको याद करने की जरूरत है, क्योंकि आज हमें आरक्षण की जो बात मिली है, जो अधिकार मिला है, आरक्षण के जो प्रावधान किए गए हैं, जो 5वीं अनुसूची के प्रावधान किए गए हैं, जो 6ठी अनुसूची के प्रावधान किए गए हैं, इसके पीछे मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। 1970 20 मार्च को उनकी मृत्यु हुई। 3 जनवरी 1901 में उनका जन्म हुआ और
हम लोग उनके निधन के बाद इस महापुरुष को आज आदिवासी समाज को जिस तरीके से याद करना चाहिए, हम लोग उस तरीके से याद नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने कोशिश किया है कि मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा के भाषणों को, उनके राजनीतिक जीवन को, जो उनका बहुआयामी व्यक्तित्व था, उसको हम लोग उद्घाटित करें और नई आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हमारे लोगों ने हमें रास्ता दिखाया है। ऑलरेडी हमें सारी चीजें देकर गए हैं, विचार देकर गए, दर्शन देकर गए, जीने का रास्ता बताया, संविधान में सारे प्रावधान किए। क्या हम लोग आज इस स्थिति में हैं कि उनको हम लड़कर ले सकते हैं? लेकिन सही दुर्भाग्य की बात है कि भारत के आदिवासियों को संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को ही प्राप्त करने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हमें जमीन और जंगल को बचाने के लिए इतने सारे कानून हमारे बने हैं, लेकिन हमें उसे हासिल करने के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रही थी। मैं ये चर्चा करना चाहती हूँ गोंडवाना दर्शन के इस लाइव टेलीकास्ट में कि हमें 13 सितंबर 2007 को जो यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल की घोषणा की गई थी, जो देशज जनों के अधिकारों की घोषणा हिंदी में कहते हैं, जिसमें 40 प्रावधान है। उन 40 प्रावधानों में जो आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 11 है, इन सब चीजों को लागू करने की बड़ी आवश्यकता है। आर्टिकल 10 में क्या है? आर्टिकल 10 ये कहता है कि आदिवासियों की जमीन आप जबरन नहीं ले सकते, आप उनको जबरन विस्थापित नहीं कर सकते। आपको अगर आदिवासियों के विकास करना है, आदिवासियों की जमीन लेना है और जल जंगल जमीन से पर आधारित विकास करना है, तो आदिवासियों के साथ आपको वार्ता करनी होगी। फ्री, प्रायर और इन्फॉर्म कॉन्सेंट की बात उन्होंने किया है, मतलब स्वतंत्र तरीके से और पूर्व सूचना देकर और आदिवासियों के साथ आंतरिक सहमति बनाकर ही आप आदिवासियों की जमीन और जंगल ले सकते हैं और उसमें विकास कर सकते हैं। लेकिन ये 10 नंबर के प्रावधान ना तो भारत में और ना ही हमें अफ्रीकन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले आदिवासियों, ना नेपाल में, अभी मैंने देखा कि नेपाल में जो आदिवासी हैं, उनको चिपंग आदिवासियों के को जबरन उठाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनके घरों में आग लगा दिया। तो ये क्या है? आप संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र भी नहीं मानना चाहते, आप इतने उदंड हो गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग। भारत में भी वही हाल है। भारत का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है बड़ा उदंड है। 2005 में 140 घर असुरगारिया के जला दिए हमारे झारखंड के गढ़वा जिले में। 3 माह की बच्ची जलकर मर गई। आज तक असुरगारिया लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। 2006 में द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया और अभी तक उसका पालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा। इस कानून को बने हुए 14 साल हो गए। 2006, 2016 और 2020 14 साल हो गए और इन 14 सालों में वन अधिकार कानून के प्रावधानों को पालन नहीं किया जा रहा है। उल्टे ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जिससे आदिवासियों को जंगल से और उन जंगल की जमीन से बेदखल करने का काम किया जा सके। बड़ा अफसोस की बात है। तमाम घोषणाएं आदिवासियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए गए अधिकारों की घोषणा, भारत के संविधान में 23 से भी ज्यादा अनुच्छेद की घोषणा लिखित होने के बावजूद, मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा संविधान सभा में आदिवासियों पे दिए गए इतने भाषण के बावजूद और भारतीय संसद के द्वारा तमाम तरह के कानून जो पास किए गए हैं, इसके बावजूद आदिवासियों को आज अपने हक हकूक के लिए लड़ना पड़ रहा है। आदिवासी, हम झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड एक नया राज्य है। इस संदर्भ में कि हमारे राज्य के गठन के अभी 2 ही दशक हुए हैं। 2015 नवंबर को ये गठन हुआ, जो बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है 15 नवंबर। आज 2020 है और इन 20 सालों में हम लोग क्या खोए क्या पाया, हम लोग मूल्यांकन करते ही रह जाते हैं। और हमें कभी अपने को नव निर्माण करने का, झारखंड को सजाने का, संवारने का, सिंगारने का, उनको सुगढ़ रूप से बनाने का हमें अवसर नहीं मिल पा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राज्य बनने के बाद भी हमें लड़ना पड़ रहा है। मैं इन्हीं संदर्भों में
संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के आर्टिकल 10 और 11 और 24 की बात करना चाहती हूँ। आर्टिकल 24 में आपके परंपरागत जो चिकित्सा व्यवस्था है उसकी बात की जाती है और उसमें ये अधिकार दिए जाते हैं कि आदिवासियों को ये अधिकार है कि वो अपने परंपरागत चिकित्सा पद्धति से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, तरह तरह की बीमारियों से अपने को बचाएं और उसको रिवाइटलाइजेशन में ले जाएं, उस पर उसकी चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करें, मजबूत करें, लेबोरेटरी बनाएं, टेस्ट करें, उसका जो फार्माकोपिया है उसको निकालें और तरह तरह की बीमारियों का इलाज करें। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब में जब आज नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप छाया हुआ है, इतना हमला मौत का तांडव पड़ा हुआ है पूरे पश्चिमी देशों में, तब हमारे देश में आदिवासियों में ये छू नहीं पाया है, आदिवासियों तक ये पहुंच नहीं पाया है। और आदिवासी कोरोना वायरस से बचाव के लिए उनके पास दसों तरह के औषधीय पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और अगर किसी को हुआ भी तो ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं है कि वो उसका निधन हो जाए। वो आराम से इतने पत्ते हैं जिसका दवा बनाकर, जिसके औषधीय गुणों का इस्तेमाल करके वो अपने जीवन की रक्षा कर सकता है, काढ़ा बना सकता है, तरह तरह के पत्तों के डस्ट बना के उसको उसके चूर्ण ले सकता है, और ऐसी कई दवाइयां हैं। और आदिवासी आज अपने परंपरागत चिकित्सा पद्धति से नोवेल कोरोना वायरस से अपनी रक्षा कर रहा है। इतना समृद्ध ज्ञान है, इतना जबरदस्त नॉलेज, और इतने सारे प्लांट हमारे झारखंड और पूरे भारत के आदिवासी जंगलों में 9,000 से ज्यादा ऐसे प्लांट है जिसके बारे में केवल आदिवासी ही जानता है। आयुर्वेद के लोग नहीं जानते हैं। आयुर्वेद के पास तो मुश्किल से 700-800 प्लांट होंगे, और उनको मालूम नहीं कि आदिवासी जब एक पौधे से कितनी बीमारियों की दवा बनाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो घोषणा पत्र हैं, देशज जनों के यूएन ड्रिप इसको संक्षेप में कहते हैं, तो देशज जनों के घोषणा पत्र में इतनी बृहद बातें लिखी गई हैं कि इसका पालन करना चाहिए सभी सरकारों को, और हमें भी इसका ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन से प्रावधान में क्या बातें रखी गई हैं और इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और हमारी सरकार हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारी वर्तमान आदिवासी सरकार ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस को, क्योंकि इस बार रविवार पड़ा है, तो अगली बार से उन्होंने सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। तो ये बहुत ही अहम बात है कि आपने आदिवासियों को एक सम्मान दिया है, मान दिया है, उनके डिमांड को पूरा किया है कि आदिवासी अपने तरीके से, अपनी परंपरा से, अपने स्वतंत्र तरीके से और अपने पारंपरिक जो रीति रिवाज है उस तरीके से विश्व आदिवासी दिवस को मना सके। इसीलिए आप सरकार ने छुट्टी दी है ताकि उसके पास भरपूर समय हो। आदिवासी अपना उत्सव मनाता है तो नाचना, गाना और मांदर बजाना, नगाड़े बजाना, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाना उसकी फितरत है। आदिवासी जब तक नाचेगा नहीं, जब तक गाएगा नहीं, तो कोई उत्सव मनता नहीं है। और सरकारी छुट्टी की घोषणा में उनको पूरा वक्त मिला है कि वो अपना उत्सव पूरे जोश खरोश के साथ और पूरे हर्षोल्लास के साथ पूरे समय से आप मनाए, ज्यादा से ज्यादा समय वो अपने अधिकारों को, अपने गीतों को, संगीतों को लेकर अपने लोगों के, अपने समुदाय के बीच में उसको मनाए। मैं चर्चा कर रही हूँ संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दो आर्टिकल जो 10 है, जिसमें जबरन विस्थापन और जबरन आदिवासियों के जमीन लेने की बात पर रोक लगाई गई है, उसे देखना होगा। भारत में एक बड़ा कड़वा इतिहास है, और ये कड़वा इतिहास विकास है। विकास के नाम पर जो विस्थापन हुआ है, और विस्थापन के कारण आदिवासी जो बेघर बार हो गए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनके पारंपरिक परिवेश, उनके जो पारंपरिक पर्यावरण के जो परिवेश थे वो तहस नहस हो गए हैं, वो छत विछत हो गए हैं, और उनके आपस की नातेदारी, उनके आपस की रिश्तेदारी, गोतिया नाता, ये सब बहुत बुरी तरह से छिन्न भिन्न हुआ है, ध्वस्त हो गया है। और इसी कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएन ड्रीप के आर्टिकल 10 की महत्ता बहुत बढ़ जाती है कि जबरन कोई आदिवासी की जमीन नहीं ली जानी चाहिए पूरे भारत में।
जो विकास के नाम पर, राष्ट्र के विकास के नाम पर जो आदिवासियों की जमीन ली गई, आदिवासी उजड़ गए, बांध बने, डैम बने, कल कारखाने लगे, सेंचुरी बने, रेलवे लाइन बिछाई गई। अभी तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है तो तरह तरह की कंपनियों के द्वारा टावर लगाए जा रहे हैं और तरह तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। तो इस तरीके से लगभग 7 तरीके के विस्थापन हुए हैं। बांध के नाम पर, माइनिंग के नाम पर, आप देखिए खनन के नाम पर कितने विस्थापन हो गए। माइनिंग के नाम पर कोयला, बॉक्साइट, यूरेनियम और बहुत सारे तरह तरह के खान खनीज जिसके कोड़ के खान खनीज सरकार निकालना चाहती है और संयोग से आदिवासी जहां रहता है खान खनीज वहीं पर है, उसी के धरती के नीचे कोयला, सोना और हीरा है। लेकिन उनको उजाड़ कर, उनको फेंक कर और सरकार विकास करना चाहती है। इसी में ये सवाल उठता है कि किसका विकास और किसके लिए विकास। हम ये सरकार से, हम ये वर्तमान मोदी गवर्नमेंट से सवाल करना चाहते हैं कि विकास का जो ढर्रा पिछले 70 सालों से भारत में चला आ रहा है, क्या यही चलता रहेगा? कोई नई परिभाषा विकास की नहीं गढ़ी जा सकती है? क्या बिना विस्थापन के विकास नहीं हो सकता है? क्या बिना विस्थापन के विकास के मॉडल नहीं बनाए जा सकते हैं? लेकिन इन मुद्दों पर इस सरकार की कोई रुचि नहीं है। आदिवासियों को तुष्टीकरण की नीति के तहत उनको बस कुछ थोड़ी सी घोषणाएं कर कर उनको शांत कर दे रहे हैं। और पूर्ववर्ती जो सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, इसने तो आदिवासियों को इतना कुचलने का काम किया, आदिवासियों को इतना ठगने का काम किया, आदिवासियों को इतना दबाने का काम किया कि आदिवासी त्राही त्राही करने लगे। और 2019 के इलेक्शन में पूर्ववर्ती सरकार को, बीजेपी सरकार को झारखंड के आदिवासियों ने उखाड़ फेंका। झारखंड में जो 27 आदिवासी सीट है उसमें से मुश्किल से 2 सीटों पर बीजेपी हासिल कर पाई है, उसके एमएलए हुए हैं। बाकी 25 आदिवासी के लिए जो रिजर्व सीट है उसमें से तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका आदिवासियों ने। तो ये ताकत है आदिवासियों की। और आदिवासियों के हक अधिकार को अगर देना है, हासिल करना है, तो आदिवासियों को भी सजग होना पड़ेगा। ना केवल बिरसा मुंडा की तरह तीर चलाना है, बल्कि अभी वर्तमान आधुनिक युग में कलम चलाने की जरूरत है। और अगर ये कलम हमारी मजबूत हुई तो विस्थापन की बड़ी बड़ी लड़ाइयां जो झारखंड के कोने कोने में चल रही हैं, देश के कोने कोने में चल रही हैं, जहां आदिवासी विस्थापित हो रहा है, जैसे केवड़िया गुजरात में उनकी ही जमीन में उनको धान लगाने नहीं दिया जा रहा है, ये सारे सवाल हल हो सकते हैं। हमारा जी जलता है, आज भी हमें बहुत पीड़ा होती है और हमारी बेचैनी होती है, हम रात में सो नहीं सकते कि आदिवासियों को आज भी जंगल से बेदखल करने के लिए सरकार तत्पर होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तत्पर होता है। आदिवासियों को उनकी जमीन पर ही धान लगाने नहीं दिया जाता है, उससे बेदखल किया जाता है। तो ये विकास के नाम पर आदिवासियों का विस्थापन कब तक होता रहेगा, ये हमारा सवाल है। मैं चाहती हूँ कि गोंडवाना दर्शन विकास के नाम पर एक बड़ा डिबेट चलाए, एक ग्रेट डिबेट हो कि विकास किसको कहते हैं। विकास का मतलब हमें समझाया गया कि गरीबी मिटेगी और खुशहाली आएगी, लेकिन खुशहाली तो आई नहीं, हमारे जीवन में बदहाली ही बदहाली है। हमारे जीवन में भूखमरी खत्म हो जाएगी, लेकिन बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। हमारे रांची में हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन जो के विस्थापित लोग हैं, एचईसी के जो विस्थापित लोग हैं, आज तीसरी पीढ़ी के नौजवान लड़के लड़कियां भूखमरी के कगार पर है। इन लोगों ने राष्ट्र के विकास के नाम पर जमीन दिया, आज इनकी क्या हालत है। इनको कोई एजुकेशन नहीं है, इनके जीने के कोई साधन नहीं है, इनको हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है। मैं आपको बताऊं लटमा की कहानी। ये लटमा एक ऐसा गांव है, जब एचईसी बना 1958 में तो 32 गांव उजाड़े गए और इन 32 गांव में लटमा एक ऐसा गांव है जो पूरी तरह से उजड़ गया। और लटमा गांव के हालात क्या हैं, गोंडवाना दर्शन को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप हमारे झारखंड का दौरा लगाइए, आप देखिए लटमा गांव में क्या हालात हैं। एक एक लोग टीबी से मर रहे हैं और सुबह में आप 9 बजे गांव के बाहर खड़े हो जाइए, 100-150 महिलाएं झोला टांग कर मरेजा मजदूर की तरह हमारी आदिवासी बहनें निकल जाती हैं पेट भरने के लिए मजदूरी की तलाश में। और
शहर की ओर चली जाती हैं और मेहनत करके शाम में लौटती हैं, तब उनके घरों में चूल्हा जलता है। मैं छबिया उरांव की बात करना चाहती हूँ आज इस मौके पर। छबिया उरांव के 4 बेटे थे, चारों बेटे टीबी से मर गए और ये बच्चे ये सारे छबिया उरांव और उनके पति ने एचईसी को जमीन दिया था 1958 में राष्ट्र के विकास के लिए। तो ये नेशन बिल्डिंग है क्या कि लोग लटमा के गांव के लोग टीबी से मर रहे हैं? आपने किसका विकास किया है? हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन बनाया, सारे बाहर के लोग नौकरी में आ गए, बाहर के लोगों को आपने नौकरी पे दिया, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी उनको मिली। आप एचईसी के जो एमडी हैं, सीएमडी हैं, बाहर के लोगों को बनाया। तो झारखंड के लोग इतने गए गुजरे हैं, यहाँ के आदिवासियों में इतनी योग्यता नहीं है कि वो एचईसी के एमडी सीएमडी बन सके, और तो और 3rd 4th ग्रेड की नौकरी भी उनको मिल सके, इस काबिल भी नहीं है। तो ये कैसा अन्याय है? इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अत्याचार। मैं कहती हूँ कि विकास जो है वो विकास के नाम पर आदिवासियों का जीनोसाइड चल रहा है, विकास के नाम पे आदिवासियों का नरसंहार चल रहा है। ये एक ऐसा नरसंहार है साथियों जिसमें खून तो नहीं बह रहा, लेकिन आप उनको उजाड़ कर एक जगह से दूसरी जगह फेंक देते हैं तो वो धीमी मौत मरते हैं। सुविधाओं के अभाव में, कोई तरह की सुविधा नहीं, ना पानी की, ना अस्पताल की और ना जीने के साधन की। आदमी तिल 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 करके मरता जाता है। ये एक ऐसी मौत है जिसमें खून बहता नहीं दिखता है, और ऐसी धीमी मौत में आदिवासियों का विकास के नाम पर जो नरसंहार हो रहा है उस पर गौर करने की जरूरत है साथियों। आज विश्व आदिवासी दिवस है, हमारी ये बहुत गहरी पीड़ा है और मेरी अत्यंत गहरी चिंता है। मैंने इसके ऊपर पीएचडी किया है। मैं पीएचडी करके विस्थापन पर मैंने एक किताब भी, शोध पुस्तिका निकाली है, जिसमें मैंने पूरे भारत में जो हीराकुंड बांध है, जो भाखड़ा नांगल डैम है, जो सरदार सरोवर है, जो एचईसी है, दामोदर घाटी निगम है, स्वर्णरेखा मल्टीपर्पस योजना है, और जो दक्षिण में बड़े बांध हैं, उन बांधों से जो विस्थापन हुआ है उनके आंकड़े हमने दिए हैं, और हमने सरकार की जो बेईमानी है उसको उद्घाटित किया है। हमने ये बताया है कि किस तरीके से सरकार एक जगह से आदिवासियों को उजाड़ती है तो उसके सही सही आंकड़े भी नहीं देती है। आज आप सरकार से दावा ठोक के मांगिए कि आपने विकास के नाम पर जितने कल कारखाने देश में लगाए, आपने जितने बड़े बड़े डैम लगाए बनाए, 426 से भी ज्यादा डैम बने आजादी के बाद से लेकर अभी तक हमारे देश में, कितने लोगों को उजाड़ा? आज भारत सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। ये बड़े शर्म की बात है कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स चल रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्या कर रहा है? केवल लोगों को गोटरी और पिगरी और मशरूम पालन के लिए ये मिनिस्ट्री बनी है। हमारे लोग तो जन्मजात बकरी पालन करते हैं, जन्मजात मुर्गी पालन करते हैं, लेकिन जो तुम उनको उजाड़ कर यहाँ से वहां फेंक रहे हो उनके आंकड़े तो जुटा लो, उनको फिर से तो बसा लो। ट्राइबल मिनिस्टर हमारे ही स्टेट के हैं, लेकिन उनको विस्थापितों की चिंता नहीं है, और विस्थापन एक बड़ा एजेंडा है साथियों। मैं गोंदवाना दर्शन के माध्यम से पूरे देश के और विश्व के आदिवासियों को बोलना चाहती हूँ कि विस्थापन और जमीन का सवाल एक बड़ा एजेंडा है, और इस एजेंडा को हम लोगों को टॉप प्रायोरिटी देकर हल करना चाहिए, और जहां कहीं भी जमीन की लड़ाई चल रही है उसका दस्तावेजी हमें करना चाहिए और उद्घाटित करना चाहिए कि विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन ही क्यों ली जाएगी, क्यों आदिवासी ही विकास के नाम पे कुर्बान होगा, दूसरे लोग भी जमीन दे। अगर मैं आज ये कहूं कि राष्ट्रपति भवन के नीचे में हीरा है तो क्या राष्ट्रपति भवन को हटा दिया जाएगा? ऐसा नहीं करेंगे वो। झारखंड में राजभवन के नीचे अगर कोयला है तो क्या आप उसको हटा देंगे? आप नहीं हटाएंगे। लेकिन एक निरीह प्राणी आदिवासियों को आप उनकी जमीन से तुरंत उखाड़ कर फेंक देते हैं। मुझे आज भी याद है, वर्ल्ड बैंक की एक योजना चल रही है हमारे झारखंड में, जो पूर्वी परेज की में कोल माइनिंग की योजना है, और वहां जो फगुनी माझी थी, एक संथाली परिवार, उसके खेत खदान बन गए 44 नंबर के। फगुनी माझी रैयत से मजदूर बन गई और उनके गांव में ईंट भट्ठा खुल गया। बेचारी वहां पे मजदूरी करने जाने लगी और मजदूरी करते
सप्ताह में एक बार उनको पेमेंट होता था, और सप्ताह में एक बार पेमेंट होता तो मुंशी और ठेकेदार ने उसको छल करके बुलाया। शनिवार को वो सप्ताह भर के काम का अपना मेहनताना लेने के लिए गई और उसे छल करके पैसे देने के बजाय उसके साथ रेप किया और पत्थरों से उसके चेहरे को कूचकर उसकी हत्या कर दी गई। कोई एफआईआर लिखने वाला नहीं है। मुझे शोध का काम करना था, मैं वहां पहुंची थी। वहां एक संस्था काम कर रही थी। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया और हम लोग थाना गए और मामले को उठाया। आज तक न्याय नहीं मिला। कबूनी माझी के खेत अगर खदान बन गए और अगर उसके साथ बलात्कार हुआ तो इसके लिए दोषी कौन है? ये विकास है क्या? ये कौन सा विकास है कि आप माइनिंग करते हो और आदिवासी औरतों के साथ बलात्कार करते हो? मेरा ये सवाल है सरकार से कि विकास के नाम पर ये सब गुंडागर्दी और ये सब धांधलेबाजी बंद होनी चाहिए। अभी नोवेल कोरोना वायरस के पीरियड में कोल ब्लॉक के आवंटन का काम शुरू किया है माननीय प्रधानमंत्री ने। 41 कोल ब्लॉक उन्होंने आवंटित किए हैं पूरे देश में और ऑक्शन किया है। कोल ब्लॉक का ऑक्शन किया है, आवंटन नहीं ऑक्शन किया है। और ये 41 कोल ब्लॉक का जो ऑक्शन किया है उसमें से 9 कोल ब्लॉक झारखंड के कोल ब्लॉक्स हैं और इन 9 कोल ब्लॉक्स को प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी है। तो आदिवासियों की जमीन क्या किसी के बाप की जमीन है? आदिवासी अपने जमीन का मालिक है। अगर उसकी जमीन के नीचे कोयला है तो इसका मालिक भी वही है, ना कि कोई प्राइवेट कंपनी। और सरकार को कोई हक नहीं है कि वो आदिवासियों की जमीन का ऑक्शन करे जिनके जमीन के नीचे कोयला है। मैं तो मांग कर रही हूं, मैंने कहा है हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि कोल ऑक्शन का रद्द होना चाहिए और जो जिनकी जमीन है उनको कोल आवंटन किया जाना चाहिए। और हम लोग इस मांग के साथ में हैं और मैं ये कहती हूँ कि जमीन जिसकी है मालिकी उसी की होनी चाहिए और जो जमीन को जोते कोड़े जमीन का वही मालिक होए, ये बहुत पुराना स्लोगन है। लेकिन अफसोस की बात है कि वर्तमान सरकार इन मुद्दों पे ध्यान नहीं दे रही है। हमें लड़ना होगा, हमारी लड़ाई लंबी है। हमारे पूर्वजों ने बाघ भालू चीतों से लड़कर हमें जमीन दिया, जंगल दिया, तब आज हम एक बहुत अच्छी हवा में सांस ले रहे हैं। आप खूबसूरत जंगलों को देख सकते हैं, खूबसूरत पहाड़ों को देख सकते हैं और बुरु बोंगा, इकिर बोंगा, सिंह बोंगा जिसकी पूजा हम लोग करते हैं और इससे हमें जीवन मिलता है। हमें प्रकृति हमारी रक्षा करती है, प्रकृति हमें गाइड करती है, हम इससे जीते हैं, हम इससे चलते हैं और प्रकृति के साथ हम जीते हैं। दुनिया में 2 तरह की विचारधाराएं चल रही हैं, ये बड़ी खतरनाक है। हम प्रकृति के साथ जीने वाले लोग हैं, प्रकृति के साथ जीने वाले विचारधारा के लोग हैं और एक दूसरी जो धारा आई है वो प्रकृति पर विजय पाने की धारा है, प्रकृति को कंट्रोल करने की धारा है। आप देख रहे हैं ना वुहान में, चाइना में क्या हुआ? आप प्रकृति को कंट्रोल करोगे, ये नोवेल कोरोना वायरस का प्रकोप और इसका संक्रमण फैल रहा है, मानव को निगल रहा है। ये आदिवासियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा इससे। आप सबों को पता होना चाहिए कि आदिवासियों के पास इतने ज्ञान है और इतने नेचुरल, ऑर्गेनिक और प्योर शुद्ध खाना वो खाते हैं कि कोई बीमारी हमला नहीं कर सकती है। साथियों, इसी शुद्ध खाने की वजह से, प्योर और नेचुरल अनकल्टिवेटेड फूड खाने की वजह से आज आदिवासी जिंदा बचा है, वरना इतने नरसंहार और इतने कत्लेआम आदिवासियों के हुए हैं कि आदिवासी तो बच ही नहीं सकता। आप, मैं ग्वाटेमाला में, अभी मैं इंटरनेशनल इंडिजिनस वीमेंस फोरम का ऑनलाइन क्लास कर रही हूँ। आज मेरा 173वां दिन है और इंटरनेशनल इंडिजिनस वीमेंस फोरम की क्लास में हमें बताया जा रहा है कि आपके क्या अधिकार हैं और आपको कैसे लड़ना है। आदिवासी औरतों के क्या अधिकार हैं और उनको लेकर आपको कैसे सरकार के साथ वार्ता लगानी चाहिए। और उन लोगों ने हमें बताया कि हमारे देश में, पेरू में, मैक्सिको में कैसे पारंपरिक भोजन और पारंपरिक दवाओं से, औषधीय पौधों से लोग कोरोना वायरस को मात दे रहे हैं, कोरोना को काउंटर कर रहे हैं। और ये बिल्कुल संयुक्त राष्ट्र संघ के जो यूएन ड्रीप है आदिवासी जनों के लिए जो घोषणा पत्र है उसके अनुच्छेद 24 के अनुसार परंपरागत स्वास्थ्य पद्धति, चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने और उसको रिवाइटलाइज करने का के अधिकारों का लोग पालन कर रहे हैं, तभी वो बचे हुए भी हैं। हमारे देश में
एथनो मेडिसिन, ट्राइबल मेडिसिन जिसे हम होम्योपैथी कहते हैं, उसकी परंपरा है। हम लोग सरकार से बराबर गुजारिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि राज्य के मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, राज्य की गवर्नर को और भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री को और भारत के आयुष मंत्रालय को भी हम लोगों ने पत्र लिखा है। और आपको मैं बताऊं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कैसे ये सरकारें काम करती हैं और आदिवासियों को केवल वोट की राजनीति और वोट बैंक तक ही सुरक्षित रख दिया गया है। साथियों, आप ये सब समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से मैंने पत्र लिखा। मैंने आदिवासी मंत्री को पत्र लिखा, उन्होंने हमें जवाब दिया कि देश में 15 करोड़ अगर आदिवासी हैं और उनकी चिकित्सा पद्धति है, ट्राइबल मेडिसिन है, एथनो मेडिसिन है, तो उनको मान्यता मिलनी चाहिए और आयुष में उसका समावेश किया जाना चाहिए। और जब उनको उनको पत्र लिखा 2015 में, 2017, 2018 गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। तब हमने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, उनके यहाँ से भी जवाब आ गए कि हम आपके पत्र पे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन दोबारा प्रधानमंत्री बन गए माननीय मोदी, लेकिन अभी तक हमारे होम्योपैथी, एथनो मेडिसिन, ट्राइबल मेडिसिन को आयुष में इंटीग्रेट करने का काम नहीं हो पाया है साथियों। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के धारा 24 का भारत में पालन नहीं हो रहा है साथियों। ये सब आंख खोलने वाली बातें हैं। मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि ये लोग हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। आप देखिए ना, जो इतनी सारी बातें हैं भारत में आदिवासियों के लिए हम ये कर रहे हैं। गणेश मुर्मू को कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया, फिर अभी सीएजी बनाया। हम ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि 15 करोड़ से भी ज्यादा देश में आदिवासी हैं, उनके लिए कोई राष्ट्रीय आदिवासी नीति नहीं बनाया इस सरकार ने। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी राज्यसभा के सदस्य होकर निधन हुआ उनका। उनके समय में राष्ट्रीय जनजाति नीति का प्रारूप तैयार हुआ था और उस प्रारूप को हम लोगों ने अंतिम रूप दिया था और अंतिम रूप में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी। हमने कहा था कि हमारी भाषा के विकास के लिए आदिवासी भाषा साहित्य अकादमी की स्थापना करिए, लेकिन ये काम नहीं हो पाया। आदिवासी भाषा साहित्य की अकादमी की स्थापना नहीं हो पाई, जबकि आज भारत में 90 तरह के आदिवासी, 90 भाषाओं में, आदिवासी भाषाओं में जनजात आदिवासी साहित्य लिख रहा है, कविताएं लिख रहा है, कहानियां लिख रहा है, लघु कथाएं लिख रहा है, उपन्यास लिख रहा है और अपने तरह तरह के आर्टिकल लिख रहे हैं। लेकिन इनको बढ़ावा देने के लिए, इनके साहित्य को विकास करने के लिए, साहित्य का विकास करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है साथियों। गोंडवाना दर्शन की तरफ से जो ये प्रयास किए गए हैं, ये निसंदेह भारत के आदिवासियों को एक दूसरे से जोड़ने में सहायक साबित तो होंगे, लेकिन आपको भी ये गौर करना है कि किन चीजों की बहुत जरूरत है। आदिवासियों के विकास के लिए टॉप 10 क्या प्रायोरिटी हो सकती है, 10 जो विकास के मामले हैं वो क्या हो सकते हैं। हमें टॉप 10 प्रायोरिटी को आइडेंटिफाई करना है। 10 सर्वोच्च प्राथमिकता की चीजों को हमें चिन्हित करना है, जिसमें भाषा का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की उस घोषणा की बात करना चाहती हूँ जो 2022 से लेकर 2032 तक इन आदिवासी भाषा दशक, मतलब पूरा एक डिकेड, मतलब पूरा एक 10 साल, पूरे 10 साल तक अब विभिन्न आदिवासी भाषाओं पर काम होंगे। और हम लोगों की क्या तैयारी है, गोंडवाना दर्शन की क्या तैयारी है, ये देखना चाहिए साथियों कि आदिवासी भाषा दशक हम कैसे मनाएंगे। मैं 2022-23 के लिए बड़ी तैयारी करना चाहती हूँ। ऑल इंडिया ट्राइबल लिटरेरी फोरम की तरफ से डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी अध्यक्ष थे, उनका निधन हो गया। अभी हरिराम मीना साहब हमारे अध्यक्ष है। मैं नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। मैं उषा मैडम, किरण आतराम भी उसमें हैं, हमारे पधारी हैं, महाराष्ट्र को देखती हैं। और मैं चाहूंगी कि उनके सुझाव भी कि किस तरह से 2022 से लेकर 2032 तक हम आदिवासी भाषाओं के विकास के लिए काम करें। सबसे जरूरत है अनुवाद की। जो गोंडी में लिखा जा रहा है, जो हमारी मातृभाषा कुड़ुक में लिखा जा रहा है, जो संथाली में, जो मुंडारी में, जो बोडो में, जो मिजो में लिखा जा रहा है, जो माल्टो भाषा में लिखा जा रहा है, उसका गोंडी में कैसे अनुवाद हो। और गोंडी में जो लिखा जा रहा है उसका संथाली में, बोडो में, मिजो में, कुड़ुक में, हो में, खड़िया में कैसे अनुवाद हो, ताकि हम ये एक दूसरे को समझ सके। आप क्या सोचते हो, आप क्या लिखते हो, आपकी क्या भाषा है, किन चीजों को क्या कैसे पुकारते हैं, कैसे बोलते हैं। जैसे हम ईचा बाहा कहते हैं,
जैसे धवई फूल कहते हैं। आप क्या कहते हैं ईचा बहा को महाराष्ट्र में? तो ये सब बातें जब तक हम आदान प्रदान नहीं करेंगे भाइयों, हमारी बहनों, हम सब विकास नहीं कर पाएंगे। भाषा वहीं के वहीं पड़ी रह जाएगी, हम अपने में रह जाएंगे। हम गोंड को, भील को और चेंचू ट्राइब को, जो मिजो है, नागा है, जो अन्य देश में आदिवासी समूह है, उनको उनके संस्कृति को, उनकी परंपरा को, उनके साहित्य को हम नहीं देख पाएंगे साथियों। साहित्य एक बहुत बड़ा माध्यम होता है। साहित्य संस्कृति जो है वो समाज का दर्पण होता है। इसमें आप समाज की झलक पा सकते हैं कि कविताएं कैसे लिखी जा रही हैं। कविताओं में कंटेंट क्या है, क्या क्या जंगल और पहाड़ ही है या कोई वेदना भी है। जैसे निर्मला पुतुल की कविता वेदनाओं से भरी है और बहुत मार्मिक कविताएं लिखती हैं निर्मला जी। और उनकी कविता मुझे आज भी याद है। वो लिखती हैं, तुम्हारे बनाए हाथों से हजारों भरते हैं, तुम्हारे बनाए हाथों तुम्हारे बनाए हाथों से हजारों भरते हैं अपना पेट, लेकिन तुम्हार लेकिन तुम्हारा पेट नहीं भर पाता जो हजारों पत्तल तुम बनाती हो। ये इस तरह की कविता उसने लिखी है। और सुजोनी किस्कू के बारे में कि सुजोनी किस्कू, तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि उसने अ, अपने समाज में बहुत बहादुरी से अपने जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। इसलिए सुजोनी किस्कू की उसकी कविता बहुत पावरफुल कविता है। जो इस तरीके की चीजें, तो निर्मला पुतुल की इन कविताओं का मीजो में, बोडो में अनुवाद होता है। तो अनुवाद अगर होता है तो हम मीजो लोग संथालों को समझ पाएंगे और संथाली समुदाय मीजो समुदाय को समझ पाएगा। तो ये अनुवाद का एक बहुत बड़ा काम है जिसे हम लोगों को करना चाहिए। ऑल इंडिया ट्राइबल लिटरेरी फोरम की तरफ से हम लोगों ने ये काम शुरू किया है और हम लोग चाहते हैं कि इस काम को देश के अलग अलग भागों में जो लोग आदिवासी विकास के लिए और आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें अपने को सीमित नहीं करना चाहिए कि हम जमीन और जंगल के सवाल पर ही काम करें। हम भाषा, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। आदिवासी औषधि के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। और जो लोग भी जिन इलाकों में काम कर रहे हैं, तो हम उनको बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा काम है। और ये सब काम अकेले का नहीं है साथियों। हमें लगता है कि एक मोर्चेबंदी बनाकर, एक अलायंस बनाकर, एक फोरम बनाकर इन सब कामों को करना चाहिए। तभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो 2022 से लेकर 2032 तक जो आदिवासी भाषा दशक की घोषणा की है, इसमें हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और जैसे उषा किरण आतराम दीदी ने क्या किया कि आदिवासी जो महिला कवित्री हैं उनका संग्रह प्रकाशित करने का सोचा। तो ये एक नई पहल है, एक नया आइडिया है। इस आइडिया को हमें सभी आदिवासी भाषाओं में ले जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी ले जाना चाहिए। हमारी बहनें जो पेरू और मेक्सिको में हमारे साथ संपर्क में है, वो चाहते हैं कि भारत की बहनों के साथ में हमारे साझेदारी का संपर्क हो। हम लोगों ने इंडिजिनस वीमेन इंडिया नेटवर्क बनाया है और अभी हमें धीरे धीरे हम आदिवासी बहनों को जोड़ रहे हैं। और इंटरनेशनल इंडिजिनस वीमेन्स फोरम चाहता है कि भारत की बहनें जो अलग अलग राज्यों में फैली हैं, उन सब लोगों को वो जोड़े और उनको वो उन तरह तरह के जो कार्यक्रम चलते हैं, उन कार्यक्रमों से उनको अवगत कराए और वो बहनें अपने अधिकारों को लेकर अपने अपने इलाके में काम करें। और इस तरीके से हर एक जगह पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में भी बहनें बहुत काम कर रही हैं और बहुत ऊंचाइयों पे जा रही हैं। लेकिन आपस में हम लोगों के कोई नेटवर्क नहीं बन पाया है। तो ये देखना चाहिए कि हमारा नेटवर्क कैसे बने, ये नेटवर्क हम कैसे बनाएं और हम लोग एक दूसरे से साझेदारी कैसे करें। हमारे समाज में जो हमारे समाज का जो विकास हुआ है आज, वो उसमें जो टैलेंटेड लोग हैं वो किस तरीके से निकल आए और कई लोग हैं जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं और जो टैलेंटेड लोग निकल कर आए हैं,
उनका ये दायित्व बनता है कि जो अभी आगे आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनको वो ऊपर उठाने के लिए काम करे, उनको एक सहारा देने का काम करे, एक हेल्पिंग हैंड अपना बढ़ाएँ। तभी जाकर पूरे समाज का विकास हो पाएगा और भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम है इसको आगे ले जाने का। मुझे लगता है अगर भाषा के विकास के लिए हम काम करें, अलग-अलग राज्यों में आदिवासी भाषा साहित्य अकादमी की स्थापना हो, तो ये काम हो सकता है। फिर हमें ये सोचना चाहिए कि सब काम सरकार ही क्यों करे? कुछ काम आदिवासी को भी करना चाहिए। गैर आदिवासी अ, कई गैर आदिवासियों ने आदिवासियों के इलाके में काम करके बहुत अच्छा काम किया है। मैंने तेजगढ़ में गणेश देवी जी को देखा है, अत्यंत विद्वान आदमी है। भाषा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, तो ये काम आदिवासी क्यों नहीं कर सकता? आदिवासी में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, टैलेंट है और आदिवासी जन्मजात श्रमिक है, श्रम करना जानता है, मेहनत से जीता है, मेहनत करना जानता है। तो हम सब मिलकर कोई ऐसा बड़ा काम कर सकते हैं क्या? आदिवासी दिवस के मौके पर मुझे लगता है संकल्प भी लेने की ज़रूरत है कि हम लोग ऐसा संकल्प करें कि जो काम छूटे पड़े हैं, जो काम हमारे महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया है, चाहे बिरसा मुंडा हो, सिधो कान्हो हो और सिधो कान्हो के साथ उनकी 2 बहनें फूलो जानो, बिरसा मुंडा के साथ उनके जो 2 महिलाएँ थी साली और चंपी, बिरसा मुंडा के जो सहयोगी थे गया मुंडा उनकी पत्नी माकी, उनकी बेटी थीगी और बहुएँ नागी और लेम्बू इत्यादि लोगों ने जो अंग्रेजों के साथ लड़कर कुर्बानी दिया, ये सब इतिहास अनदेखा है, अव्यक्त है, अनकहा इतिहास है, अलिखित इतिहास है और इन इतिहास पर नज़र कौन डालेगा? क्या हम अभी भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई गैर आदिवासी इतिहासकार आएगा और वो लिखेगा, तब हम अपने इतिहास को जानेंगे? मैंने भारत की क्रांतिकारी आदिवासी नारियाँ बोलकर किताब लिखी है, जिसमें समूचे भारत का आदिवासी भारत का मैंने भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद में हमने आदिवासी महिलाओं की आदिवासी विद्रोह में जो भागीदारी थी, उसको उद्घाटित करने का काम किया है। अभी ये किताब हमारी प्रेस में है। ये नोवेल कोरोना वायरस की वजह से ये कब छपकर आएगी हमें पता नहीं, लेकिन हम लगे हैं और ये हिंदी में है। ये छपकर आए तो मैं चाहूँगी कि गोंडी भाषा में भी आप इसका अनुवाद करें। तभी ये आपके इलाके में गोंडवाना राज्य में, गोंडवाना साम्राज्य में इसका प्रचार प्रसार होगा। लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि कितना हमारा गौरवशाली इतिहास था। हमारे भाइयों और बहनों में, बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं हुआ करता था। जो लड़ते थे, औरतें भी मर्दों के साथ उतर जाती थी, वो घरों में नहीं बैठी रहती थी। वो मर्दों के साथ में युद्ध के मैदान में कुल्हाड़ी लेकर होती थी, जैसे माकी जो गया मुंडा की पत्नी है माकी, उन्होंने कुल्हाड़ी चलाकर रांची के फर्स्ट डीसी जो स्ट्रीट फील्ड है उस पर कुल्हाड़ी से वार किया था और स्ट्रीट फील्ड को घायल किया था और तब माकी को जाकर इन लोगों ने पूरे गया मुंडा उसकी पत्नी माकी और उनके बेटे बेटियों बहुओं सब लोगों को फांसी की सजा हुई थी। ये एकमात्र एक ऐसा परिवार है जिसको फांसी की सजा हुई। पूरे आदिवासी विद्रोह में आप देख लीजिए, गया मुंडा का परिवार एक ऐसा ही परिवार है जिसको फांसी की सजा हुई, पूरे परिवार को। उसके अलावे वीर बुद्धू भगत के का पूरा परिवार है। वीर बुद्धू भगत की पत्नी, उनकी बेटियां रुनिया झुनिया, सब उनके बेटे, सबों को फांसी हुई और रुनिया झुनिया अपने पिता जो वीर योद्धा वीर बुद्धू भगत है उनके साथ वो लड़ती रही बेटियां रुनिया झुनिया और शहीद हो गई कि उनके पिता अंग्रेजों से लड़ रहे हैं अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। तो ये गौरवपूर्ण और बहुत ही समृद्ध और बहुत ही शौर्य गाथा हमारे हैं, जिसको कोई साधारण बात नहीं है। कोई अगर रिकॉग्नाइज कर लेगा तो उसके इतिहास कम हो जाएंगे। हमारा इतिहास इतना हरा भरा और रक्तपात से भरा इतिहास है हमारा। हम खून देने से पीछे नहीं हटते। हम अपने जंगल जमीन को बचाने के लिए रक्तपात करते हैं और अभी भी जब राज्य बना हमारे झारखंड में तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में संशोधन की जैसे ही खबर आई, सरकार ने जैसे ही विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, वैसे ही पूरा जनज्वार उमड़ पड़ा। पूरे 2016 में जबरदस्त आंदोलन हुए, पुलिस ने गोलियां चला चला कर लोगों को रोकने का काम किया कि रांची के मोरहाबादी मैदान में लोग इकट्ठे ना हो सके और अब्राहम सोय को गोली लगी खूंटी में, वो वहीं पे मर गया। लेकिन रैली हुई, बहुत सफल रैली हुई और इतनी रैली हुई, इतना असंतोष भड़का कि ये सरकार को जाना पड़ा।
ये इतिहास है हमारा। हम सिद्धो कान्हों की जो 1760 में तिलका मांझी और पहाड़िया विद्रोह की जो हमारी परंपरा है, कोल विद्रोह की जो हमारी परंपरा है, जो भूमिज विद्रोह है उसकी जो हमारी परंपरा है, तो ये परंपरा में को निभाना हम जानते हैं। अगर जमीन बचाने की नौबत आई तो हम खून देने के लिए भी तैयार है। और इसीलिए भी हम लोगों ने कोल ऑक्शन की बात आई है, कोल ब्लॉक के ऑक्शन की, हम लोगों ने कह दिया है कि अब झारखंड में 1 इंच जमीन भी हम नहीं देंगे किसी कंपनी को और किसी सरकार को। कहा जाता है झारखंड के बारे में कि हमारी कोख में अमीरी है और गोद में गरीबी है। मतलब रिच लैंड है और पुअर पीपल हैं। तो हमारी जमीन में सोना हमारा, हीरा हमारा, कोयला हमारा, बॉक्साइट हमारा, लिग्नाइट हमारा, आयरन ओर हमारा, और इस पर दूसरा कहा दूसरे लोग मौज मारेंगे। हमारे लोग क्या कंपनी नहीं बना सकते? कोल कंपनी हमारे लोग बनाए हैं, बना सकते हैं। हमारे लोगों ने, जिन लोगों ने कोल कंपनी बनाई है, वो मुझसे कह रहे थे कि बहन अब हम लोग कोल कंपनी बनाए हैं, हम लोग कोल आवंटन करेंगे, कोल ब्लॉक का आवंटन हम लोग लेंगे, कोयले की माइनिंग हम करेंगे। हमारे लोग कोयला खदान के नीचे घुस जाते हैं और खदान धंस जाता है, हमारे लोग मर जाते हैं और उनको मुआवजा नहीं मिलता, कोई रोने वाला नहीं होता और उनको फेंक दिया जाता है लावारिस की तरह, उनको देखने के लिए कुछ भी नहीं। तो कोल अगर आदिवासी कोल कंपनी बनाएगा और आदिवासी कोल माइनिंग करेगा तो क्या दिक्कत है? क्या बुरा है? इसमें क्या बुरा है? ये तो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र को लागू करने वाली बात है, जिसमें धारा 10 में ये बातें कही गई हैं कि अगर आप आदिवासी जमीन नहीं देना चाहता है तो वो नहीं, उनसे जमीन नहीं लेनी चाहिए। और आदिवासी अगर अपनी जमीन का मालिक खुद बने रहना चाहता है तो कोल ब्लॉक का ऑक्शन अगर खुद लेना चाहता है, कोल ब्लॉक का आवंटन उनको करना हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी बना रखी है। तो ये बहुत सारी बातें हैं साथियों। मैंने अपनी बात की शुरुआत किया था संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र से। मैं आज बीजिंग के डिक्लेरेशन की भी बात करना चाहती हूँ। जो बीजिंग 95 1995 में बीजिंग में चीन की राजधानी में जो आयोजन हुआ था विश्व महिला सम्मेलन, तो ये वर्ल्ड वीमेन कॉन्फ्रेंस था। इसमें हम लोगों को ये लगा कि ये महिलाओं का सम्मेलन है, पूरे विश्व की महिलाएं आएंगी, तो हमारी जो इंडिजिनस वीमेन है उनका क्या होगा? उनका उनको उनके अधिकारों की बात कौन करेगा? तो विश्व महिला सम्मेलन में 1995 में आदिवासी महिलाओं के लिए भी घोषणा पत्र जारी हुआ। और रिवेरा जिया जो हैं उन्होंने इस मामले को पुटअप किया कि आदिवासी महिलाओं के घोषणा पत्र में क्या बातें हो सकती हैं। तो वो अगर आदिवासी महिलाओं का घोषणा पत्र आप देख लीजिए, जो बीजिंग में घोषणा की गई, आज उसके 20 साल हो गए। बीजिंग +20 करके अभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बीजिंग +20 सेलिब्रेट कर रहे हैं और एसडीजी की बात कर रहे हैं, नो हंगर नो पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं एसडीजी में। तो बीजिंग 20 और एसडीजी की बात कर रहे हैं, आईएलओ 169 की बात कर रहे हैं, C169 की बात कर रहे हैं। ये सारे हमारे अधिकारों को की रक्षा की बात है। साथियों, ये सारी चीजों को हम लोगों को जानना चाहिए और हम लोगों को इसकी रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करना चाहिए। हमारे आने वाली पीढ़ी में नौजवान लड़के लड़कियां जो आजकल भटक रहे हैं, जो गांव में नशा का सेवन कर रहे हैं, उनको सही रास्ते में लाने के लिए, उनको अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए हमें इन टूल्स को, ये जो बीजिंग 20 है, यूएन ट्रिप है, एसडीजी है, सीडो है, ये सब कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, इसके इम्प्लीमेंटेशन इत्यादि की भी बात हम लोगों को करनी चाहिए। मैं बीजिंग 20 की बात कर रही थी। मैं बीजिंग 20 की बात +20 की बात, सॉरी, बीजिंग +25 की बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि बीजिंग में 95 में, आज से 20 साल पहले, जो, सॉरी, 25 साल पहले जो घोषणा हुए थे आदिवासी महिलाओं के लिए, उस घोषणा में ये कहा गया था कि हम धरती माँ की पूजा करते हैं, हम धरती माँ की संतान हैं, धरती मेरी माता है और धरती माता के साथ किसी तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। धरती को खोदने का, धरती में तरह तरह के फैक्ट्री लगाने का, तरह तरह के डैम बनाने का, नदियों की धारा मोड़ने का, नदियों के पानी को निकालने का और फैक्ट्रियों तक पहुंचाने का, ये काम गलत तरीके से नहीं होना चाहिए।
धरती माता के संतानों से बात करके ये होना चाहिए। ये बात बीजिंग के घोषणा पत्र में 95 में आदिवासी महिलाओं के घोषणा पत्र में ये बात कही गई है और उसमें ये कहा गया है कि आदिवासी महिलाएं धरती माता की संतान हैं और धरती माता ने अपनी बेटियों को ये कहा है कि तुम धरती की रक्षा करो और जब जमीन को बचाओ। अगर औरतें जमीन को नहीं बचाएंगी तो समुदाय नहीं बचेगा। जो आदिवासी हैं वो जंगल समाज है, एग्रेरियन सोसाइटी है। एग्रेरियन सोसाइटी फॉरेस्ट सोसाइटी है। इस एग्रेरियन सोसाइटी को, फॉरेस्ट सोसाइटीज को बचाने में आदिवासी महिलाओं की बहुत बड़ी जवाबदेही है और इसीलिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसीलिए जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, इन सब का विरोध 95 में आदिवासी महिलाओं के घोषणा पत्र में किया गया और ये कहा गया कि आदिवासी महिलाएं जमीन बचाने के लिए तत्पर हैं और बिना उनकी इजाजत के, उनकी सहमति के और उनके समुदाय से बिना बात किए कोई जमीन नहीं ले सकता है। आदिवासी महिलाओं के घोषणा पत्र में 95 में ये कहा गया है कि आदिवासी महिलाएं अपनी भाषा की रक्षा करती हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा करती हैं, रीति रिवाज का पालन करती हैं। वो ऐसे ऐसे औषधीय पौधों का ज्ञान रखती हैं जिससे तरह तरह की बीमारियों को ठीक किया जा सके और इन बीमारियों को ठीक करने में आदिवासी महिलाओं का जो ज्ञान है, उन ज्ञान को हम लोगों को सुरक्षित करना है, संवर्धित करना है। तो ये घोषणा पत्र में ये बातें कही गई हैं साथियों। और आदिवासी महिलाओं के घोषणा पत्र 1995 में जो ये घोषणा जारी हुई, उस घोषणा को लागू करने की जरूरत है। आज आदिवासी बहनों को डायन बता के मार दिया जा रहा है और हमारे स्टेट में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 में लाया गया। इतना लचर और पुअर कानून है, इतना कमजोर कानून है कि उसमें आदिवासी बहनों को, आदिवासी महिलाओं को मारने वाले, डायन बता के मारने वालों के लिए अगर उनको सजा, अगर डायन कहा तो 6 महीने की सजा और 6 महीने की सजा का प्रावधान है और जुर्माने का प्रावधान है और अगर डायन बता के मार दिया तो 2 साल की सजा का प्रावधान है। इतने कम सजा का प्रावधान होने की वजह से लोगों में खौफ पैदा नहीं हो रहा है साथियों। ये हमारे समाज की बुराई है। मैं साफ तौर पे कहना चाहती हूँ कि जो हमारे समाज की बुराई है, डायन बोल के औरतों को मारने की जो प्रथा है, उसका खात्मा होना चाहिए और हमारी बहनों को डायन बता के ना प्रताड़ित किया जाना चाहिए और ना सताया जाना चाहिए और ना ही उनकी हत्या की जानी चाहिए। 1995 में बीजिंग में जो आदिवासी महिलाओं का घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें ये बात साफ तौर पे कही गई है कि आदिवासी समाज में जो प्रथाएं आदिवासी महिलाओं के अधिकारों का हनन करती हैं, उन प्रथाओं में सुधार की जरूरत है। उन प्रथाओं में समुदाय को विचार करना चाहिए और समाज को प्रगति के रास्ते पे ले जाना चाहिए, ना कि आदिम काल में बने रहना चाहिए। समाज बदला है। आज हम वेबिनार कर रहे हैं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, फेसबुक में लाइव कर रहे हैं। इतने आधुनिक चीजों तक, तकनीक तक पहुंचने के बाद अगर हम आदिम चीजों को ढोए रहेंगे तो हमारा समाज प्रगति नहीं करेगा और इसकी आड़ में ही गैर आदिवासी समाज हमारे ऊपर हमला करता है। इन चीजों को देखने और समझने की जरूरत है। हमारी परंपराओं को, जो अच्छी परंपराएं हैं, उनको हमें कोडिफिकेशन करने की जरूरत है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी यहाँ की प्लानिंग कमीशन की 12वीं कमेटी के मेंबर थे। जो प्लानिंग कमीशन थी, जिसको बदल के अभी की सरकार ने नीति आयोग कर दिया है, तो प्लानिंग कमीशन की जो 12वीं योजना थी, उस 12वीं योजना में जो ट्राइबल इंडिजिनस लोगों की स्टीयरिंग कमेटी थी, उसके चेयरपर्सन डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी हुआ करते थे। उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की 12वीं योजना में के तहत, और उसमें उन्होंने लिखा है कि आदिवासियों की जो परंपराएं हैं, जो पर्व हैं, त्योहार हैं, जो जीवन और मृत्यु के संस्कार है, 7 तरह के संस्कार होते हैं मृत्यु, जन्म से लेके मृत्यु तक में, उन सारे संस्कारों में जो रीति विधि का पालन होता है, उनको कोडिफिकेशन करने की जरूरत है। हम लोग ये कोडिफिकेशन का काम नहीं कर पा रहे हैं साथियों। हमें अपने अपने भाषाओं में, गोंडी में, कुड़ुक में, संथाली में, हो में, खड़िया में और मुंडारी में हमें इन बातों को कोडिफिकेशन करना चाहिए ताकि हमारी परंपराएं भी लिखित हैं। कुछ परंपराएं श्रुति परंपराएं हैं, जो सुनते सुनते चली आ रही हैं, वो श्रुति में रह सकती हैं, लेकिन लिखित में भी रहनी चाहिए और श्रुति में भी रहनी चाहिए।
और जो चीजें आज प्रैक्टिस में है वो प्रैक्टिस में भी रहें और लिखित में भी रहें, ऐसे प्रावधान हमें किया जाना चाहिए। हमारी बहनें कर्मा के मौके पर जावा उठाती हैं, और जावा उठाती हैं तो जावा 7 तरह के अनाज की उठाते हैं, उसके लिए उपवास रखती हैं, और किस तरह से जो हमारा पान है वो घड़े में पानी रखता है। ये सारी चीजें हमें रीति विधि से लिखित, इन सब रीति विधि को लिखित में लाना चाहिए। जो केकड़ा पकड़ने की विधि है, जो मछली है, जो सृष्टि की रचना हुई, किस तरह से केचुआ समुद्र के अंदर से मिट्टी लाता गया और धरती बनी। अलग अलग लोक कथाएं हैं, अलग अलग जो पिलचू हराम पिलचू बूढ़ी की संथाली में लोक कथा है वो थोड़ी अलग है, और दूसरे हमारे कुड़ुक समाज में थोड़ी अलग है। तो ये इस तरीके से अलग अलग जो लोक कथाएं हैं, सृष्टि की कथा है, तो ये चांद के बारे में, सूर्य के बारे में जो कथाएं हैं, सोसोपोंगा की जो कथा है, इन सब चीजों को मुझे लगता है कि राइटिंग में लाने की जरूरत है। सोसोपोंगा पर तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की बहुत अच्छी किताब है, आदि धर्म में उन्होंने सोसोपोंगा पर लिखा है, और उसको और भी विस्तार देने की जरूरत है। उसमें जो दर्शन है, आदिवासी दर्शन है, ट्राइबल फिलोसफी है, उसको फिलोसफाइज करने की जरूरत है कि ये जो फलसफा है इसको कैसे हम इसका दार्शनिकीकरण कर सके, फिलोसोफाइज कर सके। तो हमें आदिवासी दर्शन को फिलोसोफाइज करने की जरूरत है। और जो हम जीते हैं और जो हम बोलते हैं, चलते हैं, कहते हैं सेनगी सुसुन काजी की दुरंग, मतलब चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत की परंपरा है। तो ये संस्कृति, इस तरह की संस्कृति के लोग हैं हम लोग। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड जो ग्रुप के लोग हैं भारत में, वो द्रविड़न ग्रुप है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड ग्रुप है, ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप के लोग हैं। और इनकी अलग अलग परंपरा, सभ्यता है, तो सभ्यताओं का अलग दस्तावेज होना चाहिए, संस्कृतियों का अलग दस्तावेज होना चाहिए। आदिवासी सभ्यता की क्या परिभाषा है, आदिवासी संस्कृति की क्या परिभाषा है, इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए साथियों। अगर हम ये सब बातें नहीं करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी इन सब चीजों से अनभिज्ञ रहेंगी और इन चीजों को हम बढ़ावा नहीं दे पाएंगे साथियों। ये अ, हमने इस तरीके से आपके वीडियो लाइव में जो मुद्दे उठाए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र से लेकर जो भारत के संविधान तक, और जो हमारी भाषा है उसके बारे में, और हमारे गैर सरकारी तरीके से ऑल इंडिया ट्राइबल लिटरेरी फोरम की तरफ से हम जो प्रयास कर रहे हैं, और हमारे जो जड़ी बूटियां हैं, आदिवासी जड़ी बूटियां हैं, उसके होम्योपैथी, एथनो मेडिसिन, डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो हम प्रयास कर रहे हैं, इसको आगे ले जाने में आपका सहयोग मिले, मैं यही कामना करती हूँ। और इसी कारण से मैंने इतना समय आप लोगों को दिया है साथियों। काम बहुत है, 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। डॉक्टर मुंडा कहते थे 24 घंटे में 48 घंटे का काम करना है, काम बहुत है। हम लोग कैसे मिलकर ये सारे काम करें, जल जंगल जमीन और जज्बात के काम कैसे हम पूरा करें, ये हमारे साथ ये सवाल है। और इन मुद्दों को लेकर ही हम काम करें। जंगल अगर नहीं रहा, आज पूरी दुनिया जंगल की रक्षा के लिए आदिवासियों की ओर देख रहा है। पानी का संकट आया है, अफ्रीका की राजधानी में जीरो लाइफ हो गया है। जहां पानी नहीं है वहां लाइफ जीरो होंगे। और पानी कैसे पैदा होगा, पानी पैदा करना तो आदिवासी ही जानता है। और आदिवासी के इस नॉलेज की अगर कदर हो, उनको रेस्पेक्ट मिले, उनको रिकॉग्निशन मिले, तो आदिवासी पूरे विश्व को बचा सकता है, पानी पैदा कर सकता है और पानी के संकट को दूर कर सकता है। जंगल खत्म हो रहे हैं, जंगल, ऐसे जंगल लगाने होंगे जिससे पानी पैदा हो। ऐसे जंगल और ऐसे पौधे नहीं लगाना चाहिए जिससे पानी पैदा ना हो और संकट बढ़े। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसके लिए आदिवासी जिम्मेदार नहीं है। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन देशों में विकास की जो होड़ लगी हुई है, जो फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, कल कारखाने लग रहे हैं, जंगल उजाड़ उजाड़ के कॉलोनियां और इतने गगनचुंबी इमारतें बना रहे हैं, इसकी वजह से ये विकास और ये पूरे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये आया है, जिसमें अभी के बरसात के मौसम में आप देखिए कितनी बारिश होनी चाहिए। झारखंड में 140 160 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, जहां अभी 50 60 80 मिलीमीटर बारिश हो रही है। और इतनी गर्मी हो रखा है रांची में। अभी महिलाएं धान लगा रही हैं तो पानी से पटवन करके मोटर चलाती हैं खेतों में, कुआं से पानी निकाल के खेतों में डालती हैं और तब धान की रोपाई वो कर रही हैं। तो इस ये हालात पैदा हो गए हैं हमारे ग्लोबल वार्मिंग से।
तो वो मैंने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें मूल तौर पर जंगल और जमीन की रक्षा का सवाल है और जिसमें हमें बहुत अधिकार मिले हुए हैं। इन तमाम अधिकारों को हमें लागू करना चाहिए। मैं उन अधिकारों को अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के बताना चाहती हूँ जो संयुक्त राष्ट्र संघ में आर्टिकल 10 में लिखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आज के लोगों को पढ़ना चाहिए। इसमें लिखा है आर्टिकल 10, इंडिजिनस पीपल्स shall not be forcibly removed from their lands or territories. No relocation shall take place without the free, prior, and informed consent of the indigenous peoples concerned, and after agreement on just and fair compensation and, where possible, with the option of return. ये बहुत क्लियर कट बोलता है कि फोर्सिबली रिमूव नहीं करना चाहिए। फ्री प्रायर एंड इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट FPIC इसको लागू करना चाहिए और एक प्रॉपर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, फेयर कंपनसेशन की बात होनी चाहिए और जहां आदिवासी जमीन नहीं देना चाहे वहां जमीन नहीं लेनी चाहिए। साथियों, ये आर्टिकल मैंने पढ़ा और इसके बाद देखिए आर्टिकल 11 क्या बोलता है। आर्टिकल 11 ये बोलता है, इंडिजिनस पीपल्स हैव द राइट टू प्रैक्टिस एंड रिवाइटलाइज their cultural traditions and customs. This includes the right to maintain, protect, and develop the past, present, and future manifestations of their cultures, such as archaeological and historical sites, artifacts, designs, ceremonies, technologies and visuals and performing arts and literature. ये सब करने के राइट्स हमको आर्टिकल 11 में दिए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको आर्टिकल 24 में बात रखकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ, या आप हमें आपके समय का हमें पता नहीं आप कितने वक्त तक ये बातें करना चाहते हैं। आर्टिकल 24 में ये कहा है, इंडिजिनस पीपल्स हैव द राइट to their traditional medicines and to maintain their health practices, including the conservation of their vital medicinal plants, animals, and minerals. Indigenous individuals also have the right to access without any discrimination to all social एंड हेल्थ सर्विसेज। भाइयों, बहुत क्लियर बोलता है कि जो देयर ट्रेडिशनल मेडिसिन को मेंटेन करने का, देयर हेल्थ प्रैक्टिसेस को मेंटेन करने का, प्रैक्टिसेस को लागू करने का और कंजर्वेशन, औषधीय पौधों के संरक्षण एंड संवर्धन का काम करने का वो अधिकार देता है। साथियों, इन सब चीजों को मुझे देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और जो मैंने यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, मैंने बीजिंग 95 में जो डिक्लेरेशन थे आदिवासी महिलाओं के घोषणा पत्र, मैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन C169 में जो ट्राइबल एंड इंडिजिनस पीपल के लेबर राइट्स की बात कही गई है, जिसमें हमारी आदिवासी बहनें जो अलग अलग जगहों पे माइग्रेट करती हैं, पलायन कर जाती हैं, जैसे झारखंड की ही 5 लाख आदिवासी बहनें दिल्ली में हैं और वो वहाँ घरेलू काम करके अपना गुजारा कर रही हैं और घरेलू कामगार के तौर पर काम करती हैं। काम करने के बाद उनको पैसे नहीं मिलते। ऐसी 5 लाख बेटियां बहनें हमारी दिल्ली में काम कर रही हैं। उनके लिए कोई लॉ नहीं है। जैसा मैंने बताया कि डायन प्रथा बोल के आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित करना, उनको सताना, मार देना, उसी तरह से आदिवासी बहनें अभी बाध्य हैं घरेलू कामगार के तौर पर दिल्ली और अन्य महानगरों की ओर पलायन कर जाती हैं और वहां उनके अधिकारों की बात करने वाला कोई भी नहीं है। और जैसे डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम हमारे राज्य में ही कानून है, कोई नेशनल लॉ नहीं बन पाया है, उसी तरह से राष्ट्रीय घरेलू कामगार कल्याण और सामाजिक सुरक्षा कानून भी नहीं बन पाया है। साथियों, ये कानून बनवाने में हम लोगों को सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए और बोलना चाहिए कि डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम पर राष्ट्रीय कानून बने, नेशनल लॉ बने और ठीक उसी तरह से डोमेस्टिक वर्कर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने, तभी जाके हम बहनें, हमारी बहनें इतना मेहनत करती हैं, उनके काम के घंटे तय नहीं है, वो 14 घंटे 12 घंटे काम करती हैं और फिर उनको भरपेट खाना नहीं मिलता, उनको तवा से जला दिया जाता है, उनको 2 पाव रोटी खाने के लिए देते, जबकि हमारी बहनें भात खाती हैं, अच्छा भोजन करती हैं, साग खाती हैं, ताजा सब्जी खाती हैं। ये उनको दिल्ली में काम करते हुए लोगों की जिंदगियां चलाती हैं
और उनके साथ ये भेदभाव होता है, फिजिकल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी की बात आती है, वो कम अनब्याही माताएं बन जाती हैं और समाज उनको नहीं देखता है। साथियों, ऐसे बहुत सवाल है हमारे जो हम आदिवासी दिवस के मौके पर हम स्वमूल्यांकन करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि हमने क्या किया, हमने क्या खोया, क्या पाया, और आगे हम मूल्यांकन करना चाहते हैं कि आगे हम कैसे बढ़े, आगे चीजों को कैसे ले जाएं, ताकि हमारा जीवन सुखी हो, समृद्ध हो, और हम इन चीजों को हासिल करें। तो पूरा का पूरा समुदाय जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, विकलांग लोग हैं, ये सबों को अधिकार मिल सके। हमारे यूथ लोग हैं, युवाएं, यंग गर्ल्स बॉयज हैं, उन सबको कैसे राइट्स मिले, इसके लिए भी सारे प्रावधान किए गए हैं। साथियों, हमें ये देखना होगा कि किसी का अधिकार ना छीना जाए, सबों को बराबर का इक्वल और फ्री राइट्स मिले। हम लोग सब लोग बराबर हैं, सब लोग समता समानता में विश्वास करते हैं। हम लोगों के बीच कोई तरह का भेदभाव नहीं है। हम लोग बराबर के हैं, बराबरी में जीते हैं, बराबर में बैठते हैं, बराबर में खाते हैं। हमारे पुरखों ने हमें यही सिखाया है। और जो फॉरेस्ट सोसाइटीज है, जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, उसमें सामुदायिक जीवन पद्धति हमारी पद्धति है। जो सामुदायिक जीवन पद्धति हमारी पद्धति है, जो हमारा जीवन का बहुत बड़ा दर्शन है। साथियों, आदिवासी दर्शन को अभी भी फॉर्मुलेट नहीं किया गया। आदिवासी दर्शन पर बहुत कम किताबें आई हैं। रांची में संजयवीर कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने सॉरी रांची संजयवीर कॉलेज में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मास कम्युनिकेशन के, डॉक्टर संतोष कुमार कीड़ो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने ट्राइबल फिलोसॉफी और वेदों पर पीएचडी करके निकाला है कि भाई आदिवासी ज्ञान कितना समृद्ध है, और आदिवासियों का चिंतन, विचारधारा, उनकी सभ्यता दुनिया की महान सभ्यताओं में से एक है, महान संस्कृतियों में से एक है। और इसीलिए जो बुद्ध के दर्शन है, जो हिंदू दर्शन है, जो क्रिश्चियन फिलॉसफी है, जो दलित दर्शन है, ये इन सब दर्शनों की तुलना में आदिवासी दर्शन भी हैं और बहुत ही अलग किस्म के हमारे दर्शन हैं, जिस पर काम किया जाना चाहिए। ट्राइबल फिलॉसफी जो हम केवल देना जानते हैं, हम लेना नहीं जानते। उसी पेड़ की तरह, उस पेड़ को आप कभी पानी नहीं देते, लेकिन वो पेड़ हमें फल देता है। तो ये देने की हमारी संस्कृति है, और दूसरे लोग केवल लेना जानते हैं, जो हमारी संस्कृतियों से कितना कुछ लिया है। हमारे बोलने के, हमारे शब्दों से, ऋग्वेद में देखिए मुंडारी भाषा के हजारों शब्द हैं, और उन शब्दों से संस्कृत और पाली बढ़ी पली बढ़ी है। कोई भाषा नहीं है पाली और संस्कृत, ये हमारी भाषा जो प्रोटो मुंडा की ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है, उससे पली बढ़ी है। मुंडारी भाषा के अनेक शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद भारत की का प्राचीन ग्रंथ है। और का, के, कुंवारी, कुमारी, ये सब मुंडा वर्ड हैं जो ऋग्वेद में है, और आज पूरे समुदाय में चलन में है। जो अन्य समुदायों ने भी इसे स्वीकारा है, अडॉप्ट किया है। तो हमारी सब चीजों को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन एसिमिलेशन नहीं होना चाहिए, विलीनीकरण नहीं होना चाहिए। आदिवासियों की अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है। हमारे, मैं अपनी बात खत्म करना चाहती थी, लेकिन अभी बात रखते हुए ये बात ध्यान में आ गया कि सरना और सनातन को लेकर यहाँ बड़ा एक तूफान सा मचा है। जो जो हिंदू कहते हैं अपने को, हिंदू संस्कृति का हम निरादर नहीं करते हैं। हिंदू कोई शब्द नहीं है। हिंदू कहाँ से आया, कब से आया, ये मुझे लगता है कि मुश्किल से 50-60 सालों में ये शब्द आए होंगे। लेकिन सनातन और आदिवासी सरना संस्कृति को एक बताने की जो कोशिश चल रही है, और अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जो मिट्टी ले जाई गई सरना स्थल से, ये सरना संस्कृति का अपमान करने जैसी बात है। कम से कम हिंदू मैथोलॉजी और हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग, हिंदुत्व को मानने वाले लोगों को ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए कि आदिवासी समुदाय से बिना विचारे समाज के एक दो लोगों को बहलाकर फुसलाकर कि तुम हिंदू हो और सरना स्थल से तुम मिट्टी उठा सकते हो, ये बहुत ही गलत काम हुआ है। हमारी संस्कृति पर ये बहुत बड़ा प्रहार मैं मानती हूँ, और ये इस प्रहार से हम लोग बहुत आहत हैं कि हमारी जो
पारंपरिक धार्मिक स्थल हैं, सरना स्थल है जिसकी हम पूजा करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। जो बुरु बोंगा, सिंह बोंगा और इकिर बोंगा, जो मैंने कहा, नदी की पूजा, पहाड़ की पूजा और सिंगी बोंगा की पूजा हम करते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं। तो हम ऐसे पूजने वाले लोगों के पवित्र स्थल से अगर मिट्टी ले जाना था तो उन्हें कम से कम बात कर लेनी चाहिए थी। तो हम क्या कहें, ये लोग ऐसी ही सभ्यता के लोग हैं जो पूछते नहीं, दूसरों को घरों से चीजों को चुरा लेने में, उठा लेने में इनका विश्वास है। इनकी ऐसी ही सभ्यता है, इनकी ऐसी ही संस्कृति है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति में रहें, और हम कहना चाहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है। और प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट ग्रुप के लोग हिंदू नहीं हो सकते। हिंदुओं की अलग संस्कृति है, वो प्रकृति के पूजक नहीं है, वो मिट्टी की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम प्रकृति की पूजा करते, धरती माँ की पूजा करते। आज भी हमारे यहाँ मदर अर्थ की पूजा होती है। हमारे झारखंड के कई गांव में आप आ जाइए, आप देखिए, अभी खेती से पहले धरती माँ की पूजा की गई, मुर्गा, रंगुआ मुर्गा की बलि चढ़ाई गई, और बलि की हमारी प्रथा है। हिंदुओं में बलि की प्रथा नहीं है। इस तरह की अनेक बातें हैं। ये जो सिंदूर की प्रथा है वो आदिवासी समाज से दूसरे समाजों में गई है। सिंदूर लाल रंग का होता है। ये लाल कलर किसने पहचाना है? कोई बताएंगे हमें कि ये लाल कलर आता कहाँ से है? ये लाल सिंदूर कैसे बना? जो मासिक हुआ तो पहली बार औरतों ने देखा कि ये लाल रंग है, समुदाय में इसकी चर्चा हुई, तो लाल रंग का ये सेंस पैदा हुआ और उसको फिर माथे पे लगाने लगे। विवाहिता औरतें सिंदूर को माथे में लगाती हैं, लाल रंग सिंदूर के तौर पर, और वही चलन दूसरे समाजों में गया है। अनेक मानव शास्त्रियों ने ये सब बातें लिखी हैं। इन सब चीजों को हम लोगों को सामने लाने की जरूरत है, और इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत सर्वमान्य है कि हमारे समाज से चीजें ली गई हैं, हमने दिया है, और हमारे से लोग लेते हैं। तो हमारी देने की संस्कृति है, और हम हाथ पसारते नहीं, हम ऐसे नहीं करते। हमारी ऐसे देने की हमारी संस्कृति है, हम देते हैं। तो ये हमारी फिलॉसफी है, और इस फिलॉसफी को साथियों जिंदा रखना है, तभी हमारी संस्कृति महान बनी रहेगी, और हम महान बने रहेंगे, आदिवासी महान बनेंगे। आज पूरा देश, पूरा विश्व, संयुक्त राष्ट्र संघ आदिवासियों को पूजना चाहता है। क्यों? क्योंकि वही जानता है कि यही लोग असली धरती के असली निवासी हैं। यही लोग प्रकृति के साथ रहते हैं, जंगलों से यही लोग प्यार करते हैं, जंगलों के बीच यही जाते हैं, पेड़ों से यही लोग बातें करते हैं, पेड़ों के साथ यही लोग जीते हैं, पेड़ों को पालते हैं, पेड़ों में पानी डालते हैं, पेड़ों को पोसते हैं, और तरह तरह के फल फूल कंद मूल उपजाते हैं, खाते हैं। ये सब हमारी परंपरा। साथियों, मैं अपनी बात वही आदिवासी दर्शन को लेकर करना चाहती हूँ कि एक ट्राइबल फिलॉसफी को हम लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, और पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि आदिवासी दर्शन विश्व के महान दर्शन में से भी एक है। ये कहीं कहीं लिखित में है और कहीं कहीं लिखित में नहीं है, और अलिखित है, श्रुति परंपराओं में है, जो ओरल ट्रेडिशन है हमारे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई फिलॉसफी नहीं है। हमारी फिलॉसफी है जिसको देखा और समझा जाना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ट्राइबल इंडिया इज ए अनसीन इंडिया। अनसीन इंडिया को देखा जाना, समझा जाना और रेस्पेक्ट और रिकॉग्नाइज किया जाना बाकी है। साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ आने वाली सरकार हमारी बातों को सुनेगी और हम लोगों के घोषणाओं को, हमारी फिलॉसफी को रेस्पेक्ट करेगी और रिकॉग्नाइज करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को एक बार फिर से शुभकामना देती हूँ कि आपके सपने पूरे हों, गोंडवाना दर्शन के सपने पूरे हों, जो विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आपने देखा है। आप वीडियो लाइव चलाकर लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं, तो इनकी अनेक भाषाओं में अनुवाद करें, तो जन जन तक ये पहुंचेगा, आदिवासी जनों तक पहुंचेगा, भारत के 15 करोड़ आदिवासियों तक पहुंचेगा, और नागालैंड पूर्वोत्तर के राज्यों तक जाएगा। नागालैंड से लेकर मेक्सिको, पेरू से लेकर मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइन के आदिवासियों तक जाएगा। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, केनिया के आदिवासियों तक जाएगा। रुवांडा, युगांडा सब आदिवासी रहते हैं, वहां तक हमारी बात जाएगी। साथियों, आपने बहुत बड़ा काम किया, मैं आपको बधाई देती हूँ। और जो बब्डे हैं, बीके
बर्थडे, बीके बर्थडे जी हैं, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने तकनीकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और हमारा वीडियो लाइव संभव बनाया। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद और सबों को जोहार।